हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घर में शादी का माहौल था। लड़के की शादी थी और बारात बस दुल्हन को लेकर पहुंचने वाली थी। लड़के की माँ उतावली होकर सबसे कह रही थी, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात बस दुल्हन को लेकर पहुंचने वाली है। तभी उसकी ननद बोली, भाभी आप बहू के आने पर इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अभी खुश हो जाओ आप, बाद में पता नहीं बहू कैसी निकले। ननद ने भी भाभी की चुटकी लेते हुए कहा। तो रमा बोली, ऐसा ना कहो दीदी, मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। वे अपने पापा की इकलौती संतान है, बेचारी की माँ नहीं है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तभी उसके संस्कारों का पता चल गया था। उसकी ननद बोली, चलो देखते हैं भाभी। तभी बारात बहू को लेकर आ गई और रमा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। रमा अपनी माँ से बोली, माँ बारात आ गई है, अब देख लेना अपनी नाती की बहू को कि कैसी है। तभी श्यामवती देवी जो कि रमा की माँ थी बोली, क्यों नहीं देखूंगी अपनी नाती बहू को, कब से इंतजार कर रही हूँ। तुझे याद है ना रमा, जिस साल तेरे सूर्यांश का जन्म हुआ था उसी समय तेरे बाबूजी भी गुजर गए थे। मुझे तो लगता है उन्होंने सूर्यांश के रूप में जन्म लिया है। हूबहू वही चेहरा है, वही आंखें हैं, हाव भाव भी सब उनकी ही तरह है। रमा बोली, हाँ माँ हाँ, मुझे सब याद है। कितनी बार यही कहानी सुनाओगी? अब बहू आ गई है, उसका गृह प्रवेश करवाओगी या नहीं? रमा बोली, माँ मैंने इसीलिए तो खास तौर पर तुम्हें यहाँ बुलाया था कि मेरी सासू माँ नहीं है। बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी होता है शादी ब्याह जैसे माहौल में, ताकि सारे नेक चार सही तरीके से हो जाएं। तो इसलिए तो माँ मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। रमा बोली, माँ अब बताओ कैसे गृह प्रवेश करवाना है? श्यामवती देवी जैसे बताती गई रमा वैसे ही करवाती गई। अब बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी। बहू को अंदर बैठाया गया। तभी श्यामवती देवी बोली, पहले बहू को उसके कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम कर लेने दो। थोड़ी देर हाथ पैर सीधे कर लेगी, फिर अगली रस्म करवाना। बेचारी थक गई होगी और उसे थोड़ा खाना पीना भी खिला देना। सब पूछ लेना रमा, अभी उसके लिए ये घर नया है, संकोचवश वे कुछ कह ना पाएगी, पर हमें तो उसे समझना होगा। रमा बोली, चल राधिका, भाभी को अपने कमरे में ले जा। तभी श्यामवती बोली, सुन राधिका, अकेले मत छोड़ना नई बहू को। और फिर श्यामवती देवी भी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद नई बहू को बाहर लाया गया। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू होनी थी। तभी रमा ने श्यामवती देवी से कहा, चलो माँ तुम ही मुंह दिखाई की रस्म शुरू करो, क्योंकि घर में तुम ही सबसे बड़ी हो। श्यामवती ने जैसे ही बहू का घूंघट हटाकर चेहरा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गई। उसका माथा घूम गया, वो चक्कर खाकर गिर गई। घर वालों ने जल्दी जल्दी श्यामवती को उठाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और बोला, कोई चिंता की बात नहीं है, थकावट की वजह से चक्कर आ गया है, थोड़ी देर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन असली बात तो श्यामवती देवी को ही पता थी और उसे उलझन भी हो रही थी। वे ज्यादा देर तक इस बात को सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो अब मौका ढूंढ रही थी अपनी बात को बताने के लिए। तभी रमा ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और पास जाकर बोली, माँ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमने जब से बहू को देखा है तब से काफी परेशान लग रही हो। श्यामवती देवी बोली, बताती हूँ, थोड़ा भीड़ को कम होने दो,
जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक मेरे मन पर भी बोझ रहेगा। अब मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। तभी रमा की ननद सुजाता बोली, भाभी आज दूल्हा दुल्हन का कमरा भी तो सजवाना पड़ेगा। तो रमा बोली, आज नहीं दीदी, कल हम पहले अपने गांव जाएंगे। जब तक दूल्हा दुल्हन कुल देवी के दर्शन नहीं करते हैं तब तक दोनों को अलग ही रहना पड़ेगा। गांव से वापस आने पर ही कमरे की सजावट होगी। तो ननद बोली, ठीक है भाभी। फिर रमा बोली, माँ आज बहू को देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई? पहले सब खाना खा लो, फिर बैठक में बैठकर माँ से पूछते हैं। सुजाता बोली, ठीक है भाभी, मैं खाना लगवाती हूँ। वैसे भी सुबह से सब थक गए होंगे, अब खाना खाकर आराम करेंगे। कल भी तो बहुत काम होंगे ना, गांव भी तो जाना है। सब खाना खाकर एक साथ बैठक में पहुंच गए श्यामवती देवी की बात सुनने के लिए। तब श्यामवती देवी ने बोला, क्या घर के सभी सदस्य आ गए हैं? सब बोले, हाँ नानी। अब आप हमें बताइए कि ऐसी क्या बात है जो आप हम सब से कहना चाहती हो। फिर श्यामवती देवी ने बताना शुरू किया कि बहुत समय पहले की बात है। तेरे नाना जी उदय प्रताप सिंह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहते थे। आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। उस जमाने में ज्यादा विकास नहीं हुआ था। तुम्हारे नाना जी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी और उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी। उनके खेतों में एक काका काम करते थे। उस काका के बेटे और बहू बहुत पहले ही हैजे की चपेट में आकर इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। लेकिन उन बहू बेटे की एक बेटी थी। वह बूढ़े काका का सहारा थी और वह बच्ची बहुत प्यारी थी, जिससे वह बात करती तो मानो कोई भी उसकी बातों से मोहित हो जाता था। काका तो सिर्फ उसके लिए ही जी रहे थे। दिन भर दीनू काका खेतों पर काम करते और शाम को चूल्हा जलाकर जो भी रूखा सूखा बनता दोनों दादा पोती खाकर सो जाते। आज से 65 साल पहले गांव का जीवन भी काफी कठिन होता था। खासकर गरीबों के लिए कच्चे घर होते थे, खपरेले वाले। रात में बिजली नहीं होती थी। पानी भी कोसों दूर कुएं से लाना पड़ता था। सर्दियों में तन ढकने के लिए ठीक से तो कपड़े भी नहीं होते थे और गर्मियों में तो बस पेड़ों की छांव हुआ करती थी। तो मैं कह रही थी कि जो काका थे वो जमींदार साहब के खेतों पर काम करते थे। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गए। उनके 4 साल की पोती सुखिया रोने लगी। वहाँ खेतों में और लोग भी काम कर रहे थे। उन्होंने दीनू काका को उठाया और जमींदार साहब तक काका के गिरने की खबर पहुंचाई। जमींदार साहब इतने बुरे नहीं थे। वे बोले, दीनू काका, अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप खेतों पर काम मत करो। दीनू काका बोले, हुजूर, यदि मैं खेतों पर काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? ये मेरी नन्ही सी बच्ची है, इसका पेट कैसे पालूंगा? उसकी बात सुनकर जमींदार साहब बोले, ऐसा करो, तुम यही मेरी हवेली पर आ जाया करो। वहाँ सामने वाले बाड़े में बहुत से जानवर हैं, उनकी देखभाल किया करो और वहीं खाना भी खा लिया करो। दीनू काका बोले, ठीक है मालिक, ये बच्ची भी मेरे साथ आएगी क्योंकि इसे मैं खेतों में भी ले जाता था। जमींदार साहब बोले, ठीक है, इसे भी साथ ले आया करना। दूसरे दिन दीनू काका सुखिया के साथ हवेली पहुंच गए। सुखिया जैसे ही बाड़े में पहुंची, एक गेंद आई और उसके सिर पर लग गई। तभी गेंद को ढूंढते हुए तुम्हारे नाना उदय प्रताप सिंह वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुखिया से गेंद मांगी, लेकिन सुखिया ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। सुखिया बोली, मैं गेंद नहीं दूंगी। उदय प्रताप बोला,
लेकिन क्यों वापस नहीं दोगी? तो वह बोली, यह गेंद मेरे सिर पर गिरी थी, जिसकी वजह से मेरे सिर पर चोट लग गई है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगी। तब उदय प्रताप ने अपने दोनों कान पकड़े और माफी मांगते हुए बोला, आगे से वह ऐसा कभी नहीं करेगा। तो सुखिया ने भी मुस्कुराकर उदय की गेंद उसे वापस कर दी। इसी तरह धीरे धीरे उदय और सुखिया में गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि दीनू काका के साथ सुखिया भी रोज हवेली जाती थी, तो दिन भर सुखिया और उदय साथ में खेलते थे। कभी तो उदय अपने हिस्से का खाना भी चुपके से सुखिया को दे आता। अब उदय ने अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलना छोड़ दिया था। अब वे दिन भर सुखिया के साथ ही खेलता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना मजा नहीं आता जितना वे सुखिया के साथ खेलकर खुश होता। यह सब उदय की माँ को पसंद नहीं था कि किसी गरीब मजदूर की लड़की उनके बेटे के साथ घुले मिले। उसने उदय के पिताजी से भी ये बात कही, तो वे बोले कि बच्चे हैं वे दोनों, खेलने दो, अभी ना समझ है। और यह कहकर उन्होंने बात टाल दी। दोनों बच्चों को अब एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। एक बार दीनू काका बीमार हो गए, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन हवेली नहीं जा पाए। उधर उदय को भी सुखिया के बिना रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उदय सुखिया को प्यार से सुखी बुलाने लगा था और सुखिया उदय को छोटे ठाकुर ही कहा करती थी। अब जब सुखिया उदय को 2-3 दिन से नहीं मिली, तो उदय गांव की ओर चल पड़ा सुखिया से मिलने के लिए। लोगों से पूछते पूछते वह दीनू काका के घर पहुंच गया। उदय घर के दरवाजे के पास पहुंचा और साकल खटखटाई। सुखिया ने दरवाजा खोला तो वह बहुत खुश हुई और बोली, छोटे ठाकुर तुम हमारे घर क्यों आ गए? उदय बोला, 2-3 दिन से तुम हवेली नहीं आई तो चला आया तुमसे मिलने। वह बोली, हाँ छोटे ठाकुर, दादाजी की तबीयत खराब थी, वो काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम दोनों हवेली नहीं आ पाए। तभी अंदर से दीनू काका ने आवाज दी, अरे सुखिया किससे बात कर रही है? तो सुखिया बोली, अरे दादा, छोटे ठाकुर आए हैं हम लोगों से मिलने। तो वे बोले, अरे पगली, उन्हें बाहर ही क्यों खड़ा रखा है, उन्हें अंदर तो बुला ले। तो सुखिया बोली, आओ छोटे ठाकुर अंदर आओ। दीनू काका ने भी पूछा, कैसे आना हुआ छोटे ठाकुर? तो उदय बोला, कई दिन से आप हवेली में काम पर नहीं आए, तो आज मैं चुपके से बिना किसी को बताए आपसे मिलने के लिए आ गया। तो दीनू काका बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया छोटे ठाकुर, किसी को बिना बताए ही आ गए। तभी दरवाजे पर किसी ने साकल खटखटाई। अंदर आते हुए बोली, पड़ोस वाली काकी थी, दादा की तबीयत खराब है और मुझे खाना बनाना आता नहीं, इसलिए वे हम दोनों के लिए खाना देकर गई हैं। खाने का नाम सुनते ही उदय चिल्लाकर बोला, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। पता है आप लोगों के घर का पता पूछते पूछते भूख भी लग गई और प्यास भी। सुखिया बोली, हाँ हाँ, तुम भी खाना खा लो छोटे ठाकुर। सबने फिर साथ मिलकर खाना खाया। खाना कम पड़ गया तो सुखिया थोड़ा खाकर उठ गई, क्योंकि वे चाहती थी कि छोटे ठाकुर पेट भरकर खा लें। दीनू काका बोले, छोटे ठाकुर अभी तुम हवेली जाओ, ऐसा ना हो कि सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो। उदय अनमने मन से बोला, आप ठीक बोल रहे हो काका, मैं सुखिया से खेलने आ गया और घर में किसी को नहीं बताया कि कहाँ जा रहा हूँ। वे लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ। उदय को दरवाजे तक छोड़ने के लिए सुखिया साथ आई और वे उसे तब तक निहारती रही जब तक वो गली के आखिरी छोर तक ओझल ना हो गया हो। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे और फिर भी साथ साथ खेलते, कभी हरे हरे खेतों में तो कभी तालाब के किनारे।
दोनों ही 10 साल के हो चुके थे। उदय की माँ को सुखिया का उसके बेटे के साथ रहना बहुत खटकता था। उसने जमींदार साहब से कहा तो उन्होंने उदय को शहर के स्कूल में डलवा दिया और उदय शहर में ही हॉस्टल में रहने लगा। इधर सुखिया भी अपने घर के सारे काम करने लगी थी। दादा के साथ वे जानवरों को संभालती थी। कभी कभी ज्यादा पैसों के लिए सुखिया खेतों में कटाई भी करती थी, जिससे कुछ आमदनी हो जाती। उसे अपनी खुद की गाय खरीदने की धुन हो गई थी और फिर उदय भी शहर पढ़ने के लिए चला गया था, तो वे किससे बातें करती, इसलिए वे अपने आप को कामों में व्यस्त रखती। जीवन ऐसे ही चल रहा था। अब सुखिया ने हवेली जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसने भी एक गाय और कुछ बकरियां पाल ली थी। वे दिन भर उनके साथ व्यस्त रहती। उसने सोचा था थोड़ा थोड़ा दूध बेचकर और बकरियों के बच्चे बेचकर थोड़ी बहुत बचत करके कुछ पैसे इकट्ठे करूंगी और खुद की जमीन खरीदकर उसमें खेती करूंगी। तभी उसके बगल वाले घर से जो काकी उसे खाना देकर जाती थी, उसके पति को सांप ने डस लिया और वो अब नहीं रहे। काकी का एक छोटा सा 6 महीने का बेटा था। काकी के पास ना कोई बचत थी और ना ही जीविका का कोई साधन था। सुखिया बोलती है, काकी घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। मैं और मेरे दादा भी आपके साथ हैं। थोड़ी सी जमीन पर मिलकर काम करेंगे। आप आगे की बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपने भी हमारे बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है। अगर हम एक दूसरे के बुरे वक्त में अब काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे। सुखिया की बात सुनकर मन की काकी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, हमेशा खुश रह मेरी बच्ची, भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। अब सुखिया और मन की दोनों खेतों में काम करती और जो भी बचत होती सुखिया मन की काकी के हाथ पर रख देती। मन की उसमें से आधे पैसे सुखिया को दे देती और बोलती, तू भी आधी बचत की हकदार है। उधर उदय भी जब 1-2 दिन के लिए शहर से गांव आता तो वे कभी कभार सुखिया से मिलने उसके घर आ जाता। लेकिन अब सुखिया उदय से पहले की तरह बातें नहीं करती थी और ना ही उसके पास बैठती थी। बस उसके पसंद का खाना पूछकर उसे बनाकर खिला देती थी। अब उसके चेहरे पर उदय को देखकर लज्जा के भाव आने लगे थे। उसे उदय से बात करने में संकोच होता था। उदय ने उससे एक बार पूछा, सुखी क्या हुआ? अब तुम पहले जैसी बातें क्यों नहीं करती हो? हमेशा मुझसे दूर भागती हो। सुखी शर्माते हुए बोली, बस ऐसे ही। कुछ दिनों बाद मन की काकी बहुत बीमार हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि फिर कभी नहीं उठ सकी। अब उनके बच्चे और खेतों की जिम्मेदारी सुखिया पर आ गई। सुखिया ने मन की काकी के बेटे को गोद ले लिया और यशोदा मैया बनकर उसे पालने लगी। अब खेतों में उसे अकेले काम करना पड़ता और बेटे गोविंद को भी संभालती। कुछ दिनों बाद सुखिया काकी गुजर गई। दीनू काका की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दीनू काका काफी बीमार रहने लगे थे। गोविंद भी अब बड़ा हो रहा था और सुखिया जवान हो गई थी। गोविंद सुखिया को माँ कहकर बुलाता था और सुखिया भी उसे बेटे जैसा प्यार करती थी। अब सुखिया 16 साल की हो चुकी थी। दीनू काका को उसके विवाह की चिंता हो रही थी, लेकिन सुखिया ये कहकर मना कर देती कि जो भी गोविंद को अपनाएगा उससे ही वह विवाह करेगी। लेकिन मन के किसी कोने में सुखिया के तो उदय बसा हुआ था। उधर उदय भी जवान हो गया था। उसके मन में भी अभी सुखिया ही बसी हुई थी। जब कभी उदय गांव आता तो दीनू काका और सुखिया से मिलने जरूर जाता। कुछ दिनों बाद दीनू काका भी भगवान को प्यारे हो गए। अब सुखिया के सिर पर किसी के भी हाथ का सहारा ना रहा, लेकिन उसे जीना था क्योंकि
अब गोविंद उसकी जिम्मेदारी थी। 1-2 साल और बीत गए। अब सुखिया 18 साल की हो गई थी। उदय गांव में आया और सीधा सुखिया के घर पहुंचा, लेकिन सुखिया तो खेतों पर थी। वो खेत की तरफ चल पड़ा। सुखिया ने उदय को देखा और बोली, छोटे ठाकुर, तुम इधर ना आया करो, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उदय बोला, ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सुखिया बोली, नहीं छोटे ठाकुर, इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता। कहाँ तुम और कहाँ मैं? सुखिया बोली, मेरा और तुम्हारा तो किसी तरह से मेल नहीं है, मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? उदय प्रताप सिंह बोला, मैं तुमसे हर हाल में विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो, तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो सुखिया, तुम मुझे चाहती हो? तुम मुझे प्यार करती हो? उदय बोला, जब से मैंने होश संभाला है तब से सुखिया मैंने तुम्हें अपने दिल के कोने में पाया है। तो सुखिया भी उदय प्रताप से बोली, छोटे ठाकुर, मैंने भी जब से होश संभाला है छोटे ठाकुर, तुम्हारे लिए ही जीती आई हूँ। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अगर आप मुझे अपनाओगे तो यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। उदय ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आज ही मैं बाबूजी से और माँ से बात करता हूँ। सुखिया ने खुश होकर कहा, सच छोटे ठाकुर, क्या सचमुच हमारा विवाह होगा? उदय बोला, जरूर होगा। अब तो तुम्हें मुझसे बात करने में या मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदय बोला, अब मैं हवेली जाकर अभी और इसी वक्त बात करता हूँ। यह कहकर उदय प्रताप वहाँ से चला गया। बहुत दिन हो गए, ना तो उदय सुखिया से मिलने आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। सुखिया ने सोचा कि उदय वापस शहर लौट गया होगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन सुखिया अपने बाड़े में जानवरों के लिए सानी बना रही थी। तभी हवेली से एक आदमी संदेश लेकर आया। उसने पूछा, दीनू काका का घर यही है? तो सुखिया बोली, हाँ काका। वह बोला, मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है न्योता देने के लिए। सुखिया बोली, किस बात का न्योता? वह बोला, यह लो न्योता, कल छोटे ठाकुर का विवाह है। ठाकुर साहब के कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी के साथ उनका रिश्ता हो गया है। इतना कहकर वो चला गया। सुखिया हाथों में न्योता लिए धम से नीचे बैठ गई और आंसुओं से वह निमंत्रण पत्र भी गीला हो गया। इतने में कहानी सुनाते सुनाते श्यामवती देवी भी रोने लगी। फिर राधिका बोली, नानी आगे क्या हुआ? सुनाओ ना कहानी, फिर आगे क्या हुआ? फिर नानी बोली, उदय की शादी उस लड़की से हुई और पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की मैं थी। मैंने ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। शादी के बाद तुम्हारे नाना जी ने साफ साफ कह दिया था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर तू उस गरीब लड़की से शादी कर लेगा तो तेरी छोटी बहनें कुंवारी बैठी रहेंगी। मुझसे कसम ली थी कि मैं उससे दोबारा ना मिलूं। तुम्हारे नाना जी की ये बातें सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर राधिका बोली, तो फिर आपने क्या किया नानी? श्यामवती देवी बोली, मैंने उस लड़की का पता ठिकाना पूछा और एक रात एक नौकरानी के साथ उससे मिलने पहुंच गई। वो मुझे देखकर बोली, कौन हो तुम? मैंने बोला, मैं छोटे ठाकुर की पत्नी हूँ। वह बोली, अरे तुम अंदर आओ बहन। और उसने मुझे एक मोतियों की माला भेंट में दी और बोली, बहन इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं बोली, है तुम्हारे पास कुछ देने के लिए? वह बोली, क्या? मैंने कहा, मुझे छोटे ठाकुर वापस कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगी।
फिर मैंने उसे बताया कि किन मजबूरियों में छोटे ठाकुर ने विवाह किया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर सुखिया की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मुझे कहा, बहन अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, छोटे ठाकुर तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ इस जन्म में, क्योंकि अगले जन्म में मैं किसी को भी उनके साथ होने नहीं दूंगी। और फिर सुखिया ने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया कि तुम्हारे नाना ने कभी भी सुखिया का नाम नहीं लिया। राधिका ने पूछा, नानी फिर सुखिया का क्या हुआ, क्या उसने शादी की? श्यामवती बोली, सुखिया ने शादी नहीं की मेरी बच्ची, गोविंद को ही पालने पोसने में सारी जिंदगी लगा दी। बहू भी आ गई थी, पोता भी हो गया था। फिर तुम्हारे नाना जी एक बार बहुत बीमार पड़े। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ मांगूंगा तो क्या मेरी इच्छा पूरी करोगी? मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। वे बोले, एक बार मरने से पहले सुखिया से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनकी इच्छा का मान रखा और सुखिया को बुलवाया। सुखिया को देखकर तुम्हारे नाना जी बहुत खुश हुए और बोले, तुम तो बूढ़ी हो गई हो सुखिया। सुखिया बोली, छोटे ठाकुर तुम भी कौन सा जवान रह गए हो। दोनों ने उस दिन सालों बाद खुलकर बात की थी और खूब हंसे। फिर सुखिया वापस चली गई। पता चला कि रात को सुखिया भगवान के पास चली गई है। उस दिन वो संतुष्ट हो चुकी थी। अगले दिन सुबह तुम्हारे नाना जी भी स्वर्ग से धार गए। दोनों का सच्चा प्रेम था। दोनों की उम्र 40 थी और रमा के बाबूजी यानी छोटे ठाकुर बीमार रहने लगे थे, तो हमने रमा की शादी 16 साल में ही कर दी थी। 18 साल में सूर्यांश भी पैदा हो गया था। रमा को पूछो, सूर्यांश उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन छोटे ठाकुर का देहांत हुआ था। सूर्यांश के हाव भाव और शक्ल उनसे इतनी मिलती है कि उदय प्रताप ठाकुर ने ही सूर्यांश के रूप में दूसरा जन्म लिया है। रमा बोली, माँ तुम अलका बहू को देखकर क्यों आश्चर्य में पड़ी? तो श्यामवती देवी बोली, यह अलका बहू नहीं है बेटी, यह सुखिया है। अगर इस जन्म में सुखिया ने अलका के रूप में जन्म लिया है तो सूर्यांश ही उदय है। दोनों का मिलन इस जन्म में फिर से हो गया है। श्यामवती देवी बोली, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से। अलका और सूर्यांश पिछले जन्म में सुखिया और उदय थे। पिछले जन्म में वे दोनों एक नहीं हो पाए, लेकिन इस जन्म में वे दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी श्यामवती देवी को हो रही थी। श्यामवती देवी बोली, अब सबको पता चल गया ना क्यों मैं अलका को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। ये बहुत बड़ा संजोग है मेरे लिए और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि मेरी वजह से जो पहले एक नहीं हो पाए वो अब दोबारा मिल गए हैं। अब मैं आराम से मर सकूंगी क्योंकि बहुत बड़ा बोझ उतर गया है मेरे मन से। अब चलो तुम सब सो जाओ। कल सूर्यांश और अलका को कुल देवी के दर्शन के लिए लेकर जाना है। सुबह सुबह सब लोग तैयार होकर कुल देवी के मंदिर पहुँचे। वहाँ कुल देवी की पूजा की और शाम तक सब घर वापस आ गए। तो इस तरह से उदय और सुखिया का पुनर्जन्म हुआ और वो दोनों प्रेमी दोबारा से मिल गए और सुखी से रहने लगे। धन्यवाद।